शिवपुरी जिले के पिछोर में पत्रकार पर एफआईआर दर्ज। पत्रकार उल्लंघन की जांच की मांग। उचित न्याय नहीं मिलने पर शांतिपूर्ण धरना करने की कही बात। धार जिले में विवाद शांत करवा रहे लोगों पर पुलिस टीम पर हमले में चौकी प्रभारी हुए घायल। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। और पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। शरीर के कई हिस्सों पर किए वार। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश में विकास के साथ विरासत का संरक्षण जरूरी है। उज्जैन में एक वर्ष में 6 करोड़ श्रद्धालु जन आए और वहीं महाकाल मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए 6 बार बन रहे हैं। और जिसको लेकर सीएम मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हमारे बीच धार्मिक आस्था, श्रद्धा और खास करके धार्मिक पर्यटन को लेकर के जो आग्रह है, उसके कारण से हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही वर्तमान में हमारे चित्रकूट धाम की अगर बात कहेंगे, कुंभ के बाद में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ आई तो हमारे उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, दतिया ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर जबरदस्त रूप से हमारी इकोनॉमिक गतिविधि भी बढ़ी है। कारण क्या, धार्मिक पर्यटन के जब लोग आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, बाकी भी गतिविधि करते हैं। अकेले उज्जैन की बात करें तो पिछले वर्ष 6 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन में आए थे। और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व सामने है और पूरा वर्ष के आधार पर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। मैं मान के चलता हूं कि हम अब ऐसे कई प्रबंधन कर रहे हैं जिसमें यात्रियों को, जैसे खास करके शिवरात्रि का पर्व आया है, ऐसे में महाकाल मंदिर आने जाने के 6 निर्गम द्वार हमको बनाने पड़ रहे हैं आने जाने के लिए, जहां पर ये यात्रियों को आना जाना सुगमता पूर्वक दर्शन की व्यवस्था की जा सके। ऐसे कई कामों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक देवस्थान साथ साथ सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ हम जब जीआईएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए रहे, दूसरी तरफ हमारी विरासत पे भी हमको गर्व करने का मौका मिले। आस्था पे श्रद्धा करते महाविकास के काम सभी प्रकार से चलाए जा सके, उस सिलसिले में कई सारे कामों की योजना बनी है। मैं उम्मीद करूंगा विकासों की सौगात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार दी जाती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बता। और 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 26 फरवरी 2025 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में आगमन प्रस्तावित है। गुरुवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ सुरक्षात्मक एवं प्रोटोकॉल संबंधित तैयारियां की समीक्षा बैठक की, जिसमें छतरपुर जिले में एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी ललित शाक्यवार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी आगन जैन, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शनिवार को शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि बड़बाह के केंद्रीय विद्यालय को निजी स्कूलों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहां करीब आपको बता दें 222 विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन परीक्षा की अन्य तैयारियों के बीच केंद्रीय स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा कार्य की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि स्कूल से बाहर निकलकर आए विद्यार्थियों ने कक्षाओं में सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। विद्यार्थियों के अनुसार परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र देना उतना मुश्किल नहीं था जितना मक्खियों व धूल बीच एकाग्रचित होकर परीक्षा देना मुश्किल रहा। सेंट मेरी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा नूरुलेन खान ने बताया कि हम बहुत सकारात्मक मानसिकता के साथ एग्जाम देने गए थे, लेकिन कक्ष के फर्श पर काफी धूल थी, साथ ही कक्ष में मक्खियों के भरमार थी। जब भी ध्यान मग्न होकर प्रश्न का जवाब सोचते मक्खियां आसपास ढिंढाने लगती। ऐसे में परीक्षा हॉल के दौरान ये समस्या देखने को मिली और पंखा चालू होने के बाद मक्खियों से निजात मिली। इस पर परिजनों ने भी कहा कि सेंट्रल स्कूल बड़बाह को पीएम श्री स्कूल का दर्जा है। पीएम स्वच्छता के लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य और स्टाफ स्कूलों के सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लग रहा था कि बहुत टफ आएगा, बट इजी आया। 85 आ जाएंगे लगभग। सेट फर्स्ट आया था, अच्छा पेपर था,
और मतलब वहाँ पे गंदगी बहुत थी यार, बहुत मक्खी वगैरह थी। अच्छा, बहुत मक्खी थी मेरी क्लास में और बेंच तो इतनी गंदी थी, बहुत गंदी बेंच थी। तो क्या लग रहा है कितने नंबर आ जाएंगे? अप्रोक्स 70। अगला पेपर का आएगा? साइंस क्या तैयारी है उसको लेकर? फुल है, बस फिजिक्स का थोड़ा डाउट है। आज पेपर बहुत अच्छा गया, मुझे लग रहा था कि बहुत टफ आएगा, बट इजी आया। 85 अप्रोक्स आ जाएंगे नंबर। सेट फर्स्ट आया था, अच्छा पेपर था और मतलब वहाँ पे गंदगी बहुत थी यार, बहुत मक्खी वगैरह थी। अच्छा, बहुत मक्खी थी मेरी क्लास में और बेंच तो इतनी गंदी थी, बहुत गंदी बेंच थी। तो क्या लग रहा है कितने नंबर आ जाएंगे? अप्रोक्स 70। अगला पेपर का आएगा? साइंस क्या तैयारी है उसको लेकर? फुल है, बस फिजिक्स का थोड़ा डाउट है। और सिंगरौली जिले के बंधा में स्थापित हो रहे EMIL बंधा कोल ब्लॉक के विस्थापितों ने देवेंद्र पाठक के नेतृत्व में 11 फरवरी को घोषणा की थी कि उनकी 19 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वह जल सत्याग्रह करेंगे। वहीं उनकी मांग नहीं मानी गई थी तो आज कांग्रेस पार्टी को नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व से जल सत्याग्रह किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता घनश्याम पाठक, पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा, सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, देवेंद्र पाठक, रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण सिंह चौहान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जिला कांग्रेस पूरी तरह से विस्थापितों के साथ है और सिंगरौली जिले में जितनी भी कंपनियां आई हैं सब भूस्वामियों के प्रति, विस्थापितों के प्रति अन्याय कर रही हैं। उनके अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ रही और लड़ती रहेगी। ये लड़ाई हमारी तब तक चलेगी। आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं, इससे भी कठोर कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी और जब तक हम लड़ाई जीत नहीं जाएंगे, विस्थापितों का हक नहीं दिलवा पाएंगे, भूस्वामियों का उनका हक नहीं दिलवा पाएंगे, तब तक ये कांग्रेस पार्टी यहाँ EMIL बिड़ला कंपनी के लिए अर्जन 2021 से चल रहा है। 2022 में यहाँ धारा 11 लगी और यहाँ की जमीन और परिसंपत्तियों का दर पहले से 5 लाख रुपए घटा दिया गया। 10 साल से दर नहीं बढ़ाया गया और उल्टा 5 लाख घटा दिया। दुनिया में हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बंधा गांव की जमीन की, परिसंपत्तियों की, घर की, कुआं की, पेड़ की कीमत घट रही है। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब धारा 11 में 100 टीम पुलिस वालों के नियंत्रण में 5 TI, 3 SDM, SDOP, अपर कलेक्टर और 100 लोगों के साथ फोर्स के साथ सर्वे कराया गया और 2022 में पूरा गणना मांग पत्र पंचनामा तैयार हुआ। उसकी कॉपी देने के लिए प्रशासन ने 1 सप्ताह में वादा किया था। 3 वर्ष बाद भी हम लोग जब मांगने जाते हैं, यहाँ तक कि सूचना के अधिकार में नकल नहीं दी जा रही है। इस गांव में विस्थापितों की समस्या को लेकर यहाँ के लोगों ने सत्याग्रह किया है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। भारतीय जनता पार्टी की निकलनी और भ्रष्टतम सरकार द्वारा आम आदमी की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उनकी जमीन को लगभग मुफ्त में लूटा जा रहा है। 2015 में जो जमीन 3 लाख की थी उसको रेट गिरा दिए और जिसके कारण मैं उसकी निंदा करती हूँ और जब भी आम जनता को कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत और दम के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं। और ग्राम पंचायत काछी गुराजिया में शनिवार को जिला आयुष अधिकारी के निर्देश पर गंधर्वपुरी आयुर्वेदिक औषधालय के तत्वाधान में आयुष मिशन योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय संबंधित क्रियाकलाप के तहत स्वास्थ्य जागरूकता आयुष मेगा शिविर आयोजित किया गया। शहर में 402 मरीजों का पंजीकरण किया गया और इस बीच शुगर की जांच भी की गई। स्त्री रोग संबंधित बीमारियों की जांच कर उपचार किया गया और केवल राम कुशवाहा द्वारा आयुष विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसे देवप्राण्य योजना, आयुष आपके द्वार योजना आदि की जानकारी भी दी गई। शिविर में सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। और सिलवानी विकासखंड के ग्राम जमुनिया स्थित शासकीय आवासीय बालिका छात्रावास का कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रही बालिकाओं को
संख्या, उनके भोजन, शैक्षणिक माहौल और अन्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों से जानकारी लेते हुए छात्रावास की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए और छात्राओं की सुरक्षा, स्वच्छता और शैक्षणिक उन्नयन पर जोर दिया। कलेक्टर ने छात्राओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा दिया और इस बीच साथ ही प्रशासन द्वारा उनकी शिक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया गया और इसके बाद कलेक्टर ने आयुष्मान आरोग्य केंद्र और जमुनिया गौशाला का निरीक्षण भी किया और साफ सफाई पर ध्यान दिया। कलेक्टर ने जुनिया उद्यान विभाग का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को पौधों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने सर्वोदय पशु संरक्षण समिति जूनियर सिलवानी में गौशाला का निरीक्षण किया और अच्छे संचालक की हिदायत दी। तहसील कार्यालय में कलेक्टर ने सभी विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्परता से काम करने की सलाह दी। नवनिर्माणाधीन अस्पताल और सीएम राइज स्कूल का भी निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू और आशीष सैनी ने कलेक्टर का स्वागत किया। और जिले के अमिलिया सुहिरा में अडानी कंपनी के कोल ट्रेलर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत के बाद हुई आधा दर्जन वाहनों में आगजनी और ग्रामीणों के आक्रोश की आज भोपाल तक पहुंची है और राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने जिले की प्रभारी मंत्री को हादसे में मृत व्यक्तियों के परिजनों से मिलने को भेजा, जहां जिले की प्रभारी मंत्री और सरकार में मंत्री संपत्तिया उइके आज सुहिरा पहुंचकर परिजनों से मिली और उन्हें 6 लाख रुपए तक की सहायता राशि देकर सारी जिम्मेदारी उठाने की बात कही। और सोनकक्ष के वार्ड नंबर 8 स्थित शीतला माता मंदिर के पास नगर परिषद की बगीचे की जमीन पर रहवासी दीवार और चढ़ाव बनाकर अवैध कब्जा कर रहा था। बगीचे की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को सीएमओ विष्णु प्रसाद देवड़ा ने रुकवाया और पंचनामा बनवाया। मौके पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी और दरोगा अनिल धौलपुरे द्वारा उक्त निर्माण कार्य को रोककर उक्त जमीन से संबंधित समस्त भूमि अभिलेख बुलाए जाने को वाजिद अली को निर्देश दिए। आज हम उस वार्ड में निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 8 शीतला माता मंदिर के सामने कोई वाजिद अली नाम का एक व्यक्ति था, जिसके द्वारा नगर पालिका की जो गार्डन के लिए रिक्त छोड़ा गया है उस भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। उसे हमने मौके पर पहुंचकर उस निर्माण कार्य को रुकवाया गया। अवैध रूप से बिना अनुमति के निर्माण कार्य करना मगर तो कुछ कार्रवाई सर उसको तोड़ने की अभी हमने उसको पंचनामा तैयार करके ले आए हैं और उससे स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के लिए उसको कार्यालय। और भोपाल खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अयोध्या नगर क्षेत्र के नरेला जोड़ स्थित सोनू साहू के निवास से बड़ी संख्या में रसोई सिलेंडर बरामद किया गया है। सोनू साहू नामक व्यक्ति अयोध्या नगर और नरेला जोड़ क्षेत्र गैस एजेंसी से टंकी वितरण करने का काम करता है। वितरण को पहले व्यक्ति अपने घर पर ही पूरी गाड़ियां खाली करवाकर हर सिलेंडर से 2 से 3 किलो गैस चोरी करने का काम लंबे समय से करता आ रहा है। पहले भी कई बार सोनू साहू के ऊपर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी समेत देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे, जिसे लेकर जोन 2 में आने वाले समस्त थाना प्रभारी अतिरिक्त बल के साथ अरेरा हिल्स पहुंचे। पुलिस के अचानक दबिश से बदमाश घबरा गए और बदमाशों के घर जब पुलिस पहुंची तो बदमाशों में खलबली मच गई। पुलिस के अचानक छापे और दबिश से गुंडे बदमाश क्षेत्र छोड़कर भाग गए और वहीं भागते बदमाशों ने कई बदमाश पुलिस के भी हत्थे चढ़े। पुलिस की दबिश जारी है। और गुरुवार को छिंदवाड़ा रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर राष्ट्रीय सड़क पर सुरक्षा माह 2025 के तहत बाइक चालकों को निःशुल्क हेलमेट दिए गए। पंप पर पेट्रोल भराने आए बाइक चालकों को कुल 30 हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान बाइक चालकों को हेलमेट पहनने का सही तरीका और सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी भी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए हमें वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। टीएसएम महेश
तोशनीवाल और तरुण डहरिया ने सभी से अपील की है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, मोबाइल का उपयोग न करें और 2 चौपहिया वाहन से सीट बेल्ट पहनकर ही यात्रा करें। तोशी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम के दोबारा मूल्यांकन की मांग को लेकर महाविद्यालय के गेट में तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रेवा द्वारा बीए, बीएससी और बीकॉम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणामों में भारी त्रुटियां हुई हैं। लगभग 75% छात्रों को किसी न किसी विषय में फेल कर दिया गया है। अनूपपुर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पिछले 3 महीनों से मूल्यांकन की मांग की थी, लेकिन महाविद्यालय द्वारा 1500 रुपए की फीस मांगी जा रही थी, जिससे कि छात्र आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। जो हमारा रिजल्ट बिगड़ा हुआ है वो रिजल्ट हमें सुधार कर दिया जाए, क्योंकि ये 3 महीने से कर रहे हैं और 3 महीने से हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और हमारे पास फिर से अभी सप्लीमेंट्री का फॉर्म दिया गया है और उसमें 1600 रुपये मांगा जा रहा है। तो हम क्या करें, इसीलिए बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट हमें सुधार कर जल्द से जल्द दे, क्योंकि हम लोग मेहनत करके परीक्षा दे के पास हुए हैं, इसलिए हम 1600 रुपये पे नहीं कर सकते। हम लोग वैसे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार कर हमें दे, नहीं तो हम आगे ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ये आंदोलन करीबन हम 3 महीने से कर रहे हैं। हमने प्रिंसिपल साहब को भी अवगत कराया, हमने एपीएस खुद स्वयं एपीएस जाकर हमने इस मुद्दाओं को बताया, लेकिन हमारे इस समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। सर, हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन का हमको बरगलाया जा रहा है। हम सब ऐसे स्टेज में खड़े हैं जहां पर हमको करियर की चिंता है, लेकिन हम कैसे करें सर। हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, हमको कॉलेज के द्वारा, एपीएस के द्वारा हमको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है सर। हम लोग घर वाले भी टॉर्चर करते हैं सर। हम लोग का रिजल्ट सुधर ही नहीं रहे, हम लोग कहाँ जाए सर। हमने अपने जनप्रतिनिधि को, हमने जनप्रतिनिधि को इन चीजों को बताया, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी सो चुके हैं या मर चुके हैं। हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है सर। हमारी मांग ये है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं सुधरेगा हम अनिश्चितकालीन ये प्रदर्शन करेंगे और उग्र रूप से करेंगे। हम सड़क जाम करेंगे, हम सड़क जाम भी करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन का होगा या एपीएस का होगा। महीने पहले एपीएस विश्वविद्यालय द्वारा बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें से सभी बच्चों को 8 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। 0, 0, 0 दे दिया गया है। किसी को हिंदी में कर दिया गया है, उसमें भी करीबन 50 लोगों की संख्या 50 से ऊपर है। ऑर्गेनिक सब्जेक्ट में कर दिया है, उसमें करीबन 200 लोगों की संख्या है। इसी तरह हर सब्जेक्ट में किसी न किसी बच्चों को फेल किया गया है। एनसीसी में सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है, जो एनसीसी लिए हैं। प्रोजेक्ट फील्ड का नंबर किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी विषय में नहीं चढ़ा है, सभी को फेल कर दिया गया है। हमने प्रचार के द्वारा कुलपति से भी ज्ञापन दिया है पिछले 2 से 3 बार। उनके द्वारा अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज सर पे 20 तारीख को लास्ट डेट सप्लीमेंट्री परीक्षा फॉर्म है, जो कि भरना पड़ेगा। हर कोई बच्चा एक ट्राइबल क्षेत्र से आता है यहाँ पे, तो हर कोई 1500 रुपए फीस पे नहीं कर पाएगा। और जबकि वो पढ़ के पास हुए हैं, तो ये जबरदस्ती का फेल करने का नाटक एपीएस का एक दलाली का सिस्टम बना के रखा है। पिछले साल भी उन्होंने फेल कर दिया था करीबन 100 से 200 बच्चों को। ये हर बार का एपीएस द्वारा सिस्टम चलाया गया है और प्रचार द्वारा इसमें कोई अभी तक एक्शन लिया नहीं गया है। हर बार हमको आश्वासन दिया जाता है कि आप जमा करिए, हम सुधरवाते हैं, लेकिन 3 महीने से यही प्रक्रिया इनकी चल रही है। आज तक रिजल्ट में कोई सुधार नहीं किया गया है। पूरा विषय ये है कि विश्वविद्यालय से गलतियां होती हैं और वो अनावश्यक रूप से गलत रिजल्ट भेज देते हैं और छात्र निश्चित रूप से बच्चे हैं और तो आंदोलित हो जाते हैं। उनको 0 दिखता है तो माता पिता भी उनको परेशान करते होंगे, हो सकता है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जिससे हमारे महाविद्यालय का पूरा प्रयास है कि इनकी हम मार्कशीट सुधरवाएं जहाँ तक हमारे हाथ में है, जो संभव है। और हम अपने प्रोफेसर को, एक टीचर को यहाँ से सोमवार को, कल शनिवार है, परसों पीएससी परीक्षा है, सोमवार को भेजेंगे, जिससे कि वो वहाँ जाके वस्तु स्थिति का पता करें, रजिस्ट्रार और जो कुलपति महोदय हैं उनसे मुलाकात करें, समस्या का समाधान करवाएं। सर, छात्र संगठन जो है कल उग्र आंदोलन की बात कह रहा है और आज चलिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। यदि कोई उग्र आंदोलन होता है और कोई बड़ी जनहानि या धनहानि होती है तो उसकी सर संपूर्ण जवाबदारी किसकी होगी? अब हम तो छात्रों को यही समझा रहे हैं कि उग्र आंदोलन न करें। अपना परसों पीएससी का एग्जाम भी है और तैयारी भी हमको उसकी करनी है। कल पूरे दिन हम लोग उसी में व्यस्त रहेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी चल रही हैं। हमारा छात्रों से निवेदन है कि वे उग्र आंदोलन न करें और हमें सोमवार को हम अपने टीचरों को भेजेंगे और उनसे काम करवाएंगे, उनका प्रयास पूरा करेंगे। हम अपने जो हमारे हाथ में उसके लिए हम पूरी तत्पर हैं। छात्र की सहायता के लिए हम सदैव, हमारा महाविद्यालय तैयार है।
और मोगांव में भारतीय स्टेट बैंक के संचालक गौरव मिश्रा के खिलाफ खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी और गबन की शिकायतें मिल रही थी। इस शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लिया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय ने जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने बैंक और संबंधित कंपनी से जानकारी ली और शिकायतों की जांच शुरू कर दी। इसके बाद कंपनी की आंतरिक जांच समिति ने 79 शिकायतों की रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद थाना मलाजखंड में अपराध दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया। 11 फरवरी 2025 को गौरव मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और इसके बाद आरोपी गौरव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं। गौरव मिश्रा द्वारा लगभग 79 खाता धारकों के साथ 59 लाख रुपए का गबन और धोखाधड़ी का प्रकरण सामने आया है। इस खाताधारकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के कुशल मार्ग निर्देशन में आरोपी को 11/2/25 को गिरफ्तार किया गया है और रिमांड उपरांत अभी पूछताछ जारी है। बैंक द्वारा हमें 29 लाख रुपए खाताधारकों को वापस किए जाने का पत्र आया है और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खाताधारकों के साथ एक अपील भी की गई है कि खाताधारकों की संख्या लगभग 15,000 के आसपास हो सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो उसमें वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। जो कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता था गौरव मिश्रा द्वारा? गौरव मिश्रा एक तरह से समानांतर बैंक अपना चलाता था। खुद का उसका लेटर पैड और बैंक संबंधी जो भी दस्तावेज होते थे, रसीद होते थे, खुद का सील, खुद का सिक्का और पैसे अपने नाम पे वो रखता था और पूरे पैसे खाताधारकों के नाम से कोई फर्जी बिल इस प्रकार से तैयार करके कूट रचित करके उसको बिल प्रदान करता था, लेकिन उतने पैसे उनके खाते में नहीं पहुंच पाते। सर, क्या कुछ जब्ती किया गया है सर आरोपी के पास से? अभी तक उसके लैपटॉप और अन्य उसके साक्ष्य हैं, जो रसीद वगैरह हैं और सील सिक्के जो बनाए हैं वो हमने जब्त किए हैं और बाकी। और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम की खेती की जमीन पर एक क्षतविक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच जारी है। हत्या या आत्महत्या, इसका खुलासा विवेचना के बाद होगा। यहाँ मिली है जो क्षतविक्षत हालत में है, पुरानी बॉडी लग रही है। संभावना है कि कुछ बॉडी इतने दिनों तक थी तो कोई जानवर वानवर ने भी वो किया होगा। बाकी उसको एफएसएल की टीम बुलवाई है और फोटोग्राफर बुलवाया है, विवेचना की जा रही है। कितने दिन पुराना? ये करीब 2 से 3 महीने पुराना लग रहा है। बाकी और उसमें एफएसएल वाले अधिकारी सर, जैसा कि पैरों में देख रहे हैं हड्डियों में शार्प कट है, तो ये तो कटिंग ही हो सकती है जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, किसी शार्प हथियार से काटा गया हो। आपका क्या ओपिनियन है? अब उसमें दोनों पैरों के उसमें आधे पंजे नहीं है, पैर दिख रहे हैं। बाकी हड्डी के कई जगह पे नहीं है, केवल पेंट है, तो उसमें दिखवाना पड़ेगा, उसमें राय लेनी पड़ेगी विशेषज्ञ की, उस हिसाब से कार्रवाई। क्या हत्या हो सकती है? संभावना है? संभावना कह सकते हैं, अभी दिखवाते हैं, उसमें पहले मर्ग कायम करते हैं, मर्ग कायम करके उसमें जो भी जांच में आता है उस पर कार्रवाई। और सारंगपुर से प्रयागराज जाते समय बस और बोलेरो कार की भिड़ंत हुई, जिसमें से बस में सवार सारंगपुर के 19 यात्री घायल हो गए। वहीं बोलेरो कार में सवार 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला शुक्रवार देर रात 2 बजे की है, जहां छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रहे बोलेरो सवार यात्रियों की सारंगपुर प्रयागराज जा रही बस में टकराने से 10 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं बस में सवार सारंगपुर के 19 लोग घायल हो गए। बोलेरो में मृतक सभी लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में महाकुंभ में शामिल होने के लिए जा रहे थे और ये मिर्जापुर हाईवे पर हुआ। घायल लोग बस में सवार थे जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के निवासी थे। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और गैस कटर से बोलेरो की बॉडी काटकर शवों को निकाला गया। श्रद्धालु सड़क पर चिपक गए, कुछ का हाथ टूट गया, कुछ का सर फट गया। कई लोग बोलेरो में ही फंस गए, जिन्हें निकालने में पुलिस को 2.5 घंटे का समय लग गया। और वहीं सारंगपुर के सभी यात्रियों का प्रयागराज प्रशासन ने प्रथम उपचार के बाद रोडवेज की 2 बसों के उन्हें सुरक्षित वापसी के लिए रवाना कर दिया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।